उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी। बीते 21 जनवरी को त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर ने अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत तमाम व्यक्तित्वों ने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। तो आइए हम आपको कार्यक्रम की शुरुआत में एक विस्तृत रिपोर्ट सुनवाते हैं त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर के राज्य स्थापना दिवस पर। 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया। ये दिन तीनों पूर्वोत्तर राज्यों के ऐतिहासिक सफर, उनकी पहचान और देश के विकास में उनके योगदान के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। देश के शीर्ष नेतृत्व ने भी इस अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। एक सोशल मीडिया संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जीवंत परंपराओं और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों के मेहनती और प्रतिभाशाली लोगों ने देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दिया है। राष्ट्रपति ने राज्यवासियों के लिए शांति और समृद्धि से भरे भविष्य की कामना की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि इन राज्यों ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विशिष्ट परंपराओं, भाषाई विविधता और उद्यमी लोगों के माध्यम से भारत की एकता और सामाजिक ताने बाने को मजबूत किया है। उन्होंने आशा जताई कि ये राज्य समावेशी विकास, सांस्कृतिक समृद्धि और सतत विकास के जरिए देश की प्रगति में योगदान देते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेघालय के लोगों ने देश के विकास में मजबूत योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य की सांस्कृतिक जीवंतता और प्राकृतिक सुंदरता की हर जगह सराहना होती है और कामना की कि मेघालय आने वाले समय में विकास की नई ऊंचाइयों को छूता रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा की यात्रा परंपरा और आधुनिकता के सुंदर संगम से जुड़ी रही है। उन्होंने कहा कि राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं और यहाँ के लोग देश की विकास यात्रा को गति दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि आने वाले समय में त्रिपुरा और अधिक समृद्ध हो। एक और संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर के लोग देश की प्रगति को समृद्ध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेल, संस्कृति और प्रकृति के प्रति राज्य का लगाव विशेष रूप से उल्लेखनीय है और मणिपुर आगे भी विकास के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। सोशल मीडिया पर जारी संदेशों में उन्होंने कहा कि मणिपुर जीवंत संस्कृति और प्रतिभाशाली लोगों से समृद्ध राज्य है और आने वाले वर्षों में ये नई ऊंचाइयों तक पहुंचे, यही कामना है। मेघालय के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि ये राज्य जैव विविधता से भरपूर है, विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का संगम है और देश की आत्मा को मजबूती देता है। त्रिपुरा के बारे में उन्होंने कहा कि राज्य विकास के नए शिखर छू रहा है और देश की प्रगति में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बन चुका है। राज्य स्थापना दिवस का ये अवसर इन तीनों राज्यों के ऐतिहासिक महत्व और उनकी विकास यात्रा को समझने का भी है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा
21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बने। ये दिन पूर्वोत्तर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि इससे इन क्षेत्रों को अपनी अलग पहचान, प्रशासनिक मजबूती और विकास के नए अवसर मिले। मणिपुर का इतिहास प्राचीन रहा है और ये राज्य अपनी शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य शैली, समृद्ध लोक संस्कृति और खेल प्रतिभाओं के लिए जाना जाता है। राज्य स्थापना के बाद मणिपुर ने शिक्षा, खेल और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में प्रगति की है। हाल के वर्षों में सड़क संपर्क, खेल सुविधाओं और पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों से राज्य के विकास को गति मिली है। मेघालय, जिसे बादलों का घर भी कहा जाता है, अपनी हरियाली, पहाड़ों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। खासी, गारो, जयंतिया समुदायों की परंपराएं राज्य की पहचान हैं। राज्य बनने के बाद से मेघालय ने अपनी विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखते हुए शिक्षा, स्वच्छता, ग्रामीण विकास और पर्यटन के क्षेत्र में लगातार कदम बढ़ाए हैं। त्रिपुरा का सफर भी राज्य स्थापना के साथ नई दिशा में आगे बढ़ा। लंबे समय तक रियासत रहने के बाद राज्य बनने से यहाँ विकास को नई गति मिली। सड़क और रेल संपर्क के विस्तार, बिजली आपूर्ति में सुधार और सामाजिक योजनाओं के प्रभाव से त्रिपुरा ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य स्थापना दिवस इन तीनों राज्यों की उपलब्धियों को याद करने और उनके भविष्य की संभावनाओं पर विश्वास जताने का अवसर है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा आज परंपरा और विकास के संतुलन के साथ आगे बढ़ते हुए देश की एकता और प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं आकर्षिता सिंह। तो बात हो रही है पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों के स्थापना दिवस की, तो हम सीधे आपको मणिपुर लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता जे थोकचौम ने हमें ये विशेष रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उन्होंने मणिपुर के राज्यपाल की उपस्थिति में 21 जनवरी को आयोजित हुए मणिपुर राज्य स्थापना दिवस के बारे में विस्तार से बताया है। तो आइए ये खास रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं। मणिपुर का 55वां स्थापना दिवस पूरे राज्य में उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राज्य स्तरीय मुख्य समारोह इम्फाल स्थित प्रथम मणिपुर राइफल्स बटालियन परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। समारोह में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत राज्यपाल को राष्ट्रीय सलामी दिए जाने के साथ हुई। इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मार्च पास्ट में कुल 14 टुकड़ियों ने भाग लिया। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने विभिन्न विभागों के चयनित अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य, प्रशासनिक सेवाओं और सुशासन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने प्रधानमंत्री के संदेश का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर के राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए भारतीय इतिहास में मणिपुर की अहम भूमिका का उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री ने मणिपुर की खेल उपलब्धियों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता की भी सराहना की है। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य के सतत विकास के लिए शांति, सद्भाव और सभी समुदायों के बीच आपसी सम्मान बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए संवाद, विश्वास निर्माण और सामूहिक प्रयासों की अहम भूमिका है। राज्यपाल ने युवाओं को मणिपुर के भविष्य का आधार बताते हुए कहा कि राज्य के विकास में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का सही दिशा में उपयोग करें। शिक्षा, नवाचार, जनसेवा, खेल, कला और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़कर न केवल राज्य बल्कि देश के निर्माण में भी सकारात्मक योगदान दें। साथ ही उन्होंने सामाजिक एकता और आपसी भाईचारे को मजबूत करने का आह्वान किया।
It empowers people in reaffirming Manipur's identity, democratic values and collective responsibility to ensure justice, unity and development for all. The development of the state can flourish when there is stability and trust among ourselves. Each one of us, especially our youth, has a vital role in nation building through discipline, hard work, innovation and a commitment to public good. The state has produced outstanding achievers in sports, arts, science, civil services, defence and public life, earning national and international recognition. The year 2025, the visits of Honourable Prime Minister of India and Honourable President of India to the state have reaffirmed the nation's strong commitment to Manipur's development, peace and constitutional values. During the Honourable Prime Minister's visit, several flagship projects and national initiatives were inaugurated or further advanced, marking a new phase in Manipur's development journey. समारोह के समापन अवसर पर राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने इम्फाल के कंगला नोंगपोक तोरबन में भव्य राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन और ध्वजारोहण भी किया। ये विशाल राष्ट्रीय ध्वज फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से स्थापित किया गया है। मणिपुर में ये 200वां भव्य राष्ट्रीय ध्वज है जो देश भर में लगाए गए ऐसे ध्वजों की श्रृंखला का हिस्सा है। साथ ही ये मणिपुर में पहली बार स्थापित किया गया भव्य राष्ट्रीय ध्वज है जो राष्ट्रीय गौरव, एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इम्फाल से पूर्वोत्तर डायरी के लिए जे थोकचौम की रिपोर्ट के साथ मैं मनोज। श्रोताओं, पिछले 2 सप्ताह से हम अपने कोहिमा संवाददाता से प्राप्त विशेष रिपोर्ट आपको सुनवा रहे हैं और इन रिपोर्टों में हमने बीते 2 सप्ताह में जाना आओ और अंगामी नागा जनजातियों के बारे में। तो इस बार हम बात कर रहे हैं नागालैंड की एक विशेष जनजाति चाखेसांग के बारे में। तो इस जनजाति की परंपराओं और राज्य की विविधता में योगदान पर आइए आज एक विस्तृत रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं जो हमारी संवाददाता असोनो ने कोहिमा से हमें भेजी है। पिछले कार्यक्रम में हमने नागालैंड की 2 प्रमुख जनजातियों अंगामी और आओ के बारे में जाना था। आज की कड़ी में हम आपको नागा समाज की एक ऐसी जनजाति से परिचित करा रहे हैं जिसे सामाजिक चेतना, शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण के मामले में काफी प्रगतिशील माना जाता है। यह जनजाति है चाखेसांग। चाखेसांग जनजाति मुख्य रूप से नागालैंड के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित फेक जिले में निवास करती है। पहाड़ियों से घिरे इस क्षेत्र में हरियाली, घने जंगल और प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। चाखेसांग जनजाति के लोग पहले ईस्टर्न अंगामी के नाम से जाने जाते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन में जागरूकता के कारण आज चाखेसांग जनजाति को नागा समाज की सबसे प्रगतिशील जनजातियों में गिना जाता है। चाखेसांग नाम अपने आप में इस जनजाति की विविधता और एकता को दर्शाता है। दरअसल ये नाम 3 प्रमुख भाषाई समूहों के पहले अक्षरों से मिलकर बना है। चा का अर्थ है चाकेरी, खे का अर्थ है खेजा और सांग का अर्थ है संगतम। इन्हीं 3 समुदायों के मेल से चाखेसांग जनजाति का गठन हुआ। वर्ष 1945 में जब चिजामी में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में जनजातीय नेताओं और प्रशासन की सहमति से चाखेसांग नाम को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया। आज चाखेसांग समुदाय में मुख्य रूप से चाकीरी, खेजा और पौमे भाषाएं बोली जाती है। हालांकि गांव और क्षेत्र के अनुसार इन भाषाओं के उच्चारण और लहजे में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। फेक जिले के अलावा चाखेसांग जनजाति के लोग नागालैंड की राजधानी कोहिमा और राज्य के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र दीमापुर में भी बड़ी संख्या में बसे हुए हैं। मेहनती स्वभाव और आत्मनिर्भर जीवन शैली
चाखेसांग समाज की पहचान मानी जाती है। चाखेसांग जनजाति की पारंपरिक वेशभूषा भी उनकी सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देती है। हाथ से बुने गए रंग बिरंगे शॉल और परिधान, जिन पर ज्यामितीय आकृतियां बनी होती है, सामाजिक स्थिति और जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दर्शाते हैं। इन डिजाइनों में क्षैतिज धारियां, जटिल बुनाई, सुई से की गई कढ़ाई और मजबूत किनारे होते हैं। पहले कुछ विशेष शॉल केवल योद्धाओं या संपन्न वर्ग के लोगों के लिए होते थे, जो सम्मान और वीरता का प्रतीक माने जाते थे। चाखेसांग बुनाई कला को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग भी प्रदान किया गया है। इससे न केवल इस कला को कानूनी संरक्षण मिला है, बल्कि यह जनजाति की सांस्कृतिक पहचान को भी राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देता है। यह उपलब्धि पारंपरिक कारीगरों के लिए आजीविका के नए अवसर भी लेकर आई है। अगर हम चाखेसांग की और अधिक गहराइयों में जाएं तो त्योहार चाखेसांग समाज के जीवन का अहम हिस्सा है। सुकर्णी उनका सबसे प्रमुख त्योहार है, जिसे हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान और पारंपरिक रस्में निभाई जाती हैं, जिनमें किशोर लड़के और लड़कियों का सांस्कृतिक रूप से शुद्धिकरण किया जाता है। इसके अलावा सुकर्णी भी एक महत्वपूर्ण त्योहार है। पहले ये त्योहार मार्च के तीसरे चंद्र महीने के अंत में मनाया जाता था, लेकिन अब इसे हर साल 6 मई को निश्चित तिथि पर मनाया जाता है। एक जिला जहां चाखेसांग जनजाति का मुख्य निवास है, प्राकृतिक संपदा से भी भरपूर है। इस जिले का नाम फेक्रेकेदजे शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रहरी मीनार या निगरानी स्थल। यही कारण है कि फेक को परंपराओं की धरती भी कहा जाता है। यहाँ आज भी रीति रिवाज, सामुदायिक जीवन और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की परंपरा जीवित है। चाखेसांग जनजाति की यह यात्रा हमें बताती है कि परंपरा और प्रगति साथ साथ चल सकती हैं। अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए आधुनिक शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक विकास की ओर बढ़ना ही चाखेसांग समाज की सबसे बड़ी पहचान है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए कोहिमा से असुनियों की रिपोर्ट के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नमेंट एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ये एक विशेष परियोजना है और इस परियोजना के तहत देश भर में राष्ट्रीय आधारभूत परियोजनाओं का एक समग्र समाधान और निगरानी का एक पूरा कार्यक्रम है। और इस पहल से देश भर में बहुत सी आधारभूत ढांचागत परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश भी प्रगति पहल के तहत अग्रणी राज्य है, जहां की आधारभूत परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है और इन विभिन्न परियोजनाओं से अरुणाचल प्रदेश विकास के पथ पर लगातार अग्रसर हो रहा है। तो हमारे संवाददाता मनोज कुमार शर्मा ने हमें एक विशेष रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से प्रगति की पहल से अरुणाचल प्रदेश देश भर में विकास की दृष्टि से एक अग्रणी राज्य बनता जा रहा है। आइए सुनते हैं ये विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति और अरुणाचल प्रदेश में विकास, निगरानी और समाधान की यात्रा। प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत 25 मार्च 2025 को की गई। प्रगति के तहत अरुणाचल प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है जहां राष्ट्र स्तर की बड़ी आधारभूत परियोजनाओं का सबसे व्यापक विस्तार देखने को मिलता है। राज्य में परियोजनाओं का समग्र परिदृश्य वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में 81 बड़ी राष्ट्रीय परियोजनाएं PMG पोर्टल के अंतर्गत मॉनिटर की जा रही है, जिनका कुल निवेश 5,09,395 करोड़ रुपए है। ये परियोजनाएं सिर्फ विकास नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों की रणनीतिक मजबूती, डिजिटल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक नेटवर्क को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रही है।
प्रगति के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में चल रही 81 परियोजनाओं में से 19 परियोजनाओं में 37,519 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है एवं अन्य 62 परियोजनाओं में 4,71,876 करोड़ रुपए के निवेश किए जा रहे हैं, जिसके तहत 22 परियोजनाओं में कुल 1,08,114 करोड़ रुपए का निवेश है, जिसकी समीक्षा प्रगति के अंतर्गत स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। प्रगति में इन 22 परियोजनाओं में से 4 परियोजनाओं में 14,265 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कार्य को संपन्न किया गया है। वहीं 18 अन्य परियोजनाओं में 93,849 करोड़ के निवेश के साथ कार्य प्रगति पर है। मुख्य क्षेत्र जहां निवेश केंद्रित है, इन परियोजनाओं का सबसे बड़ा हिस्सा सड़क और राजमार्ग क्षेत्र में है, जहां 49 परियोजनाएं चल रही है। इसके बाद बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण से जुड़ी परियोजनाएं हैं, जो राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा ग्रिड से मजबूती से जोड़ती है। इसके अलावा तेल और गैस, रक्षा उत्पादन, IT और दूरसंचार, विमानन, रेलवे और शिक्षा जैसे क्षेत्र भी इस विकास यात्रा का हिस्सा है। राज्य के विकास और कनेक्टिविटी के तहत दूर दराज के क्षेत्रों को सड़क के माध्यम से तेजी से जोड़ा जा रहा है और इस क्षेत्र में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अब तक कुल 11,703 करोड़ का निवेश किया है। अरुणाचल प्रदेश की पहचान केवल उसकी सीमाओं से नहीं बल्कि उसकी नदियों और प्राकृतिक ऊर्जा क्षमता से भी जुड़ी हुई है। तेज बहती नदियां और ऊंचाई में निरंतर बदलाव राज्य को भारत के सबसे बड़े हाइड्रो पावर पोटेंशियल वाले क्षेत्र में स्थान देते हैं और इसी क्षमता को साकार करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए की बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं प्रगति के अंतर्गत निरंतर निगरानी में रखी गई है, जिसमें 5 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं निवेश और प्रभावी रूप से उल्लेखनीय हैं। इन जल विद्युत परियोजनाओं में देश और राज्य दोनों ही स्तरों पर भारी निवेश किया गया है, जिसके तहत कामेंग जल विद्युत परियोजना, पारे जल विद्युत परियोजना और निप्को द्वारा संचालित राज्य की ऊर्जा यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रही है। इस परियोजना ने बिजली उत्पादन के साथ साथ स्थानीय रोजगार, सड़क कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास को भी गति प्रदान की है और दिव्यांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट करीब 31,877 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत वाली देश की सबसे बड़ी और सबसे रणनीतिक जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति इन 81 परियोजनाओं में से 19 परियोजनाएं पूरी होकर चालू हो चुकी है, जबकि 62 परियोजनाएं निर्माणाधीन है। यह दर्शाता है कि अरुणाचल प्रदेश में विकास केवल योजनाओं तक सीमित नहीं बल्कि लगातार जमीन पर आगे बढ़ रहा है। राज्य की 22 प्रमुख परियोजनाएं सीधे प्रगति मंच पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा समीक्षित की गई है। इन प्रगति परियोजनाओं में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश शामिल है, जो अरुणाचल प्रदेश को राष्ट्र विकास प्राथमिकता के केंद्र में रखता है। प्रगति के तहत अब तक 126 समस्याएं PMG पोर्टल पर दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 113 यानी लगभग 90% से अधिक का समाधान किया जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भूमि, वन और स्थानीय समन्वय में एक सहायक और समाधान उन्मुख दृष्टिकोण अपनाया है। प्रगति का वास्तविक अर्थ प्रगति केवल एक समीक्षा प्रणाली नहीं, ये देरी से गति की ओर परिवर्तन, समस्या से समाधान की यात्रा और नीति से परिणाम तक का सेतु है। अरुणाचल प्रदेश में प्रगति के माध्यम से विकास अब कागजों से निकलकर सड़कों, बिजली, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और स्थानीय जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। ये यात्रा राज्य को देश के विकास मानचित्र पर और अधिक सशक्त स्थान दिला रही है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा। मेघालय यानी मेघों का राज्य, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और छटा के लिए बहुत मशहूर है, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में, और खासतौर पर पर्यटन स्थलों की दृष्टि से अगर देखें तो ये राज्य बहुत समृद्ध है। पर्यटकों का एक मनपसंद डेस्टिनेशन अगर कहें तो मेघालय कई बार पर्यटकों की सूची में गिना जाता है। तो चलिए हम आपको मेघालय लिए चलते हैं और हमारी सहयोगी सरफिरोजी से ये विशेष रिपोर्ट सुनते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी भूभाग में बसा मेघालय एक छोटा लेकिन बेहद सुंदर राज्य है, जिसे मेघों का निवास भी कहा जाता है। यहाँ की प्रकृति की छटा, सुंदरता, संस्कृति की विविधता, पर्यटन स्थल और समृद्ध विरासत ने इसे भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल कर दिया है। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित इस राज्य की सीमा उत्तर में असम और दक्षिण में बांग्लादेश से लगती है। इस राज्य में 3 प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र हैं: खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ और गारो पहाड़ियाँ। यहाँ की हरियाली, झरने, नदियाँ और गुफाएं इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए एक मनोरम स्थान बनाती हैं। चेरापूंजी और मासिनराम जैसे स्थान विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ का लिविंग रूट ब्रिज यानी जीवित जड़ों से बने पुल अपने आप में एक अनूठे प्राकृतिक और मानव निर्मित चमत्कार है।
मेघालय की संस्कृति में यहाँ की जनजातियों का बड़ा योगदान है। राज्य की जनसंख्या मुख्यतः खासी, गारो और जयंतिया जनजातियों से बनी है। इन जनजातियों की अपनी विशिष्ट भाषा, रीति रिवाज और परंपराएं हैं। खास बात यह है कि यहाँ मातृसत्तात्मक व्यवस्था प्रचलित है, यानी परिवार की संपत्ति और उपनाम माता की ओर से चलते हैं। यहाँ के लोग संगीत और नृत्य में गहरी रुचि रखते हैं। मेघालय के पारंपरिक नृत्य जैसे शातसुक, मिनसेई और वांगला नृत्य लोक संस्कृति की झलक पेश करते हैं। यहाँ के उत्सव जैसे बेजू उत्सव, नोंगक्रेम नृत्य और शाद नोंगख्रम जनजातीय समाज की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत बनाए रखते हैं। मेघालय का हर हिस्सा पर्यटकों के लिए कुछ न कुछ विशेष अहमियत रखता है। तो आइए कुछ पर्यटन स्थलों की चर्चा करते हैं। राज्य की राजधानी शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। इसकी पहाड़ियाँ, झीलें और बागीचे पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वॉट्स लेक, शिलोंग पीक और एलिफेंट फॉल्स यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। चेरापूंजी और मासिनराम जैसी विश्व प्रसिद्ध स्थानों के झरने और गुफाएं जैसे नोहकलिकाई जलप्रपात और माउसमाई गुफा प्रकृति के अद्भुत कलाकारी को दर्शाते हैं। और फिर आती है डाव की नदी। भारत बांग्लादेश सीमा के पास स्थित ये नदी अपनी क्रिस्टल क्लियर पानी के लिए जानी जाती है। यहाँ नाव में विचरने का अनुभव अद्भुत होता है। लिविंग रूट ब्रिज मेघालय की एक अलग पहचान है। ये पुल खासी और जयंतिया जनजातियों की पारंपरिक तकनीक का नायाब उदाहरण है। गारो हिल्स पर्यटकों को आकर्षित करने वाला एक प्रमुख स्थान है। खासतौर पर वाइल्ड लाइफ और एडवेंचर के शौकीनों के लिए गारो हिल्स एक उपयुक्त स्थान है। मेघालय में धार्मिक विविधता का भी एक अलग रंग देखने को मिलता है। यहाँ कई चर्च, मंदिर और पवित्र स्थान हैं जो अलग अलग धर्मों के अनुयायियों को एकजुट करते हैं। शिलोंग का कैथेड्रल चर्च अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। और इतिहास की बात करें तो मेघालय की जनजातियों ने अंग्रेजों के समय में अपनी संस्कृति और पहचान को बचाए रखने के लिए संघर्ष किया। आज भी यहाँ की लोक कथाएं और पारंपरिक ज्ञान उनके संघर्ष और विरासत की गाथा सुनाते हैं। भोजन और स्थानीय व्यंजन भी यहाँ की संस्कृति को एक अलग रंग देते हैं। मेघालय का भोजन यहाँ की जनजातीय संस्कृति का प्रतिबिंब है। यहाँ का लोकप्रिय भोजन जादो, नकम भात और तुंग ट्रीम है। खासी जनजाति के लोगों के भोजन में मांस से बने व्यंजन शामिल होते हैं। मेघालय में स्थानीय फल और शहद भी काफी प्रसिद्ध है। भोजन की तरह मेघालय की हस्तशिल्प परंपरा भी बहुत समृद्ध है। यहाँ के लोग बांस और बेत से वस्तुओं को बनाने में माहिर हैं। इनसे बनी टोकरियाँ, टोपियाँ, फर्नीचर और सजावटी वस्तुएं पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। मेघालय के लोग पर्यावरण संरक्षण को बहुत महत्व देते हैं। यहाँ के जंगल और पारंपरिक खेती की पद्धतियाँ इसे अन्य राज्यों से अलग बनाती है। खासकर लिविंग रूट ब्रिज जैसी तकनीक पर्यावरण की दृष्टि से अद्भुत है। मेघालय घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल के बीच होता है। इस समय मौसम सुहावना रहता है और पर्यटक यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और उत्सवों का आनंद ले सकते हैं। तो मेघालय जो प्रकृति, संस्कृति और पर्यटन का अद्भुत मिश्रण है। यहाँ की हरियाली, शांत वातावरण और अनूठी परंपराएं हर पर्यटक को एक अलग अनुभव प्रदान करती है। ये राज्य न केवल अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए बल्कि अपनी सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध विरासत के लिए भी जाना जाता है। अगर आप भारत के अनदेखे और अद्भुत स्थानों की खोज करना चाहते हैं तो मेघालय आपकी सूची में अवश्य होना चाहिए। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का अंक यहीं तक। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। अगले सप्ताह पूर्वोत्तर भारत की कुछ और झलकियों के साथ हम आपके बीच होंगे। पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के एक नए अंक में हमें अनुमति दें। नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति,
प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। पूर्वोत्तर डायरी।